नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बड़ी बहस में आज होगी बात मुख्तार अंसारी की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी ये भी आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है मुख्तार अंसारी से ही जुड़ी हुई। ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। अब से कुछ देर में ग्रेटर नोएडा ये काफिला पहुंचने वाला है। बड़ी जानकारी है क्योंकि गाजियाबाद से तेज रफ्तार से ये काफिला भी गुजरा है। अब से थोड़ी देर पहले आपने इंडिया न्यूज पर देखा होगा, हमारे सहयोगी जतिन अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफिला आगे बढ़ रहा है। काफिले में कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी शामिल हैं, ये जानकारी भी है। और कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार को लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर है, अब से कुछ देर में ग्रेटर नोएडा मुख्तार अंसारी का काफिला यहां से गुजरेगा। अब इस रास्ते पर पड़ने वाले जितने भी जिले हैं वहां पर आप देखें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। गाजियाबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद थी और उसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्तार अंसारी का जो काफिला है गाजियाबाद से आगे बढ़ता हुआ ग्रेटर नोएडा की ओर जा रहा है। और अब से कुछ देर में ही ग्रेटर नोएडा को यह क्रॉस करेगा और उसके बाद आगे की ओर रवाना होगा। यहां पर आगरा, इटावा होते हुए फतेहपुर और बांदा और आगे की ओर यह काफिला बढ़ेगा। तो यह बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गाजियाबाद से मुख्तार का काफिला गुजर चुका है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने वहां पर जायजा लिया है, आप भी देखिए। इस समय हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं, जहां से मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरने को है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा काफिला, ये जो हिस्सा है डासना के पास का है और यहां से ये बड़ा काफिला जो है वो आपके सामने गुजरता हुआ। और आप देखिए ये एम्बुलेंस निकली और ये देखिए बाकी जो काफिला है वो पीछे पीछे। निश्चित तौर पर जो मुख्तार अंसारी है उसके पीछे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है एम्बुलेंस के पीछे वो आप देख सकते हैं। 6:35 का वक्त, गाजियाबाद के डासना से मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरता हुआ और हम एक एक चप्पे पर जगह जगह नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो जतिन लगातार हमारे साथ मौजूद थे और जतिन ने आप तक की अपडेट पहुंचाई है। और अब ग्रेटर नोएडा की ओर यह काफिला बढ़ रहा है, वहां से आगरा और उसके बाद आगे मथुरा और आगरा के बाद इटावा और फिर फतेहपुर होते हुए बांदा तक ये काफिला जाएगा। यानी कि अब कुछ घंटों का इंतजार और है जब मुख्तार बांदा की जेल में बैरक नंबर 15 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उन सब के बीच में लगातार चूंकि सुरक्षा को लेकर के कई जो इंतजामात हैं हर चरण में आपने देखे हैं। चाहे आप जेल का जिक्र करें बांदा में, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और जिस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच में मुख्तार को लाया जा रहा है ये भी अपने आप में दिलचस्प है। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों का जो काफिला है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो एम्बुलेंस हम आपको सर्कल के अंदर दिखा रहे हैं ये वही एम्बुलेंस है जिसके अंदर मुख्तार को लाया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही बांदा पहुंचेगा मुख्तार का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। डॉक्टरों की टीम बाकायदा अभी भी मौजूद है साथ में, और बांदा में भी मौजूदगी डॉक्टरों की टीम की है। वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण और उसके बाद बैरक नंबर 15 में मुख्तार को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्तार को लाने की एक लंबी कवायद चली गई देखने को मिली। और उसके बाद उस लंबी कवायद के बीच में आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और उसके बाद मुख्तार को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना पड़ा है, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी लगातार बचता रहा, किसका संरक्षण मुख्तार अंसारी को था सियासत के अंदर। आखिर ये जो माफिया अपनी पैठ बना लेते हैं ये कब तक ऐसा होता रहेगा और क्या मुख्तार के उत्तर प्रदेश आने के बाद जो स्थितियां बदलेंगी, क्या वो जो तमाम केसेस हैं उसमें सही तरीके से पैरवी होगी, क्या मुख्तार को उसके किए की सजा मिलेगी, ये सवाल अभी भी बड़े और वरिष्ठ पत्रकार तो अपराधियों का सियासी संरक्षण कब तक और मुख्तार को क्या उसके किए की सजा मिल पाएगी। चूंकि उत्तर प्रदेश तक आने का रास्ता तो साफ हो गया है, उत्तर प्रदेश पहुंच भी जाएगा, लेकिन सवाल उसके बाद से कई महत्वपूर्ण खड़े हो रहे हैं और आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रतिभान त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतिभान त्रिपाठी जी आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी आज चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा, एक तरफ तो लक्ष्मी नारायण जी आपने वो दौर देखा होगा मुख्तार अंसारी का जिस समय उसकी तूती बोला करती थी, लेकिन आज वो जो सुर बदले हैं या फिर आज जो मुख्तार अंसारी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है, उसने तमाम तरीके के जो हथकंडे अपनाए जा सकते थे वो अपनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कहा कि आपको उसको उत्तर प्रदेश भेजना होगा। इन सब चीजों के बीच में क्या कुछ आप बदलता हुआ देख रहे हैं? और उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुख्तार आ जाएगा, बांदा के अंदर जेल में जब उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वहां से आगे अब आगे क्या होगा और क्या वाकई में मुख्तार अंसारी को अब उसके कियों की जो सजा है वो मिल पाएगी? वो परिस्थितियां, वो माहौल बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे इसको आप देखते हैं लक्ष्मी नारायण जी?
बिल्कुल आयुष जी, ये पॉजिटिव साइन हो रहा है। मैंने महसूस किया है कि इस समय जो माफिया हैं कहीं ना कहीं पर इस बात से भयभीत हैं कि जिस हथकंडों को लेकर के वो न्यायालयों में बच जाया करते थे या गवाही नहीं होने देते थे, वो शायद हथकंडा उनका काम नहीं आए। तो परिणाम क्यों होगा कि कुछ गवाही अच्छी हो जाएगी और गवाही के आधार पर सारे निर्णय होते हैं। तो यदि कोई भी गवाही अच्छी हो गई तो इनको सजा मिल जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये बात सही है कि ये सब जो माफिया बनते हैं ये पूरे सिस्टम के तहत ही बनते हैं। न्यायालय से छूट जाते हैं, जमानत हो जाती है, फिर मुकदमा चला लेते हैं, फिर कार्रवाई होती है, कहीं पर राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, कई बार विधायक भी हो जाते हैं। तो अब इससे बड़ा और माफिया को क्या मिल सकता है? एंड दे गेट इट। और वो इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और भी जरूरत है कि किसी प्रकार से हमारे जो केसेस चलते हैं, खासतौर से जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनके मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवा करके शीघ्र इन पे निर्णय करवाया जाए, ताकि इनको सजा मिले और ये जेल में रहें। जिनका जेल में ही रहना समाज के हित में होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि इट इज अ पॉजिटिव साइन एंड वी शुड लुक फॉर इट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा निर्णय दे दिया है। ये युक्तियां हैं, इन्होंने तरह तरह की कहानियां गढ़ी कि हमको मार दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से पुरानी सब बातों को देखते हुए इन सभी लक्ष्मी नारायण जी, अब मैं उसी विषय पर आता हूं, चूंकि आपने कहा कि एक माहौल बन गया है और अब उम्मीद ये है कि जो उसके किए की सजा है वो मुख्तार अंसारी को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि कई ऐसे जघन्यतम अपराध थे जिसमें चाहे आप कृष्णानंद राय हत्याकांड का भी जिक्र कर लें, उससे वो छूट जाता है, चाहे गवाहों को हटा दे रहा हो रास्ते से, या फिर वो गवाह जो उसके पक्ष में गवाही उसके अगेंस्ट में देने वाले थे वो पहुंचते नहीं हैं, या बहुत सारी परिस्थितियां काम कर रही थी। क्या अभी जो मुकदमे उसके ऊपर कायम हैं उनमें वो परिस्थितियां उस तरीके से बदली हैं कि वो जो सारी चीजें हैं अपने अंजाम तक पहुंच जाएं? क्या इस स्तर पर परिवर्तन आपको नजर आता है? ये बेसिकली जो सिस्टम के अंतर्गत, जो न्यायपालिका के अंतर्गत सिस्टम है, वो तो नहीं बहुत बदला है। उसमें तो जो भी कार्रवाइयां होती है उसी तरह से धीमे धीमे ही चल पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं गवाहों के मन में एक प्रकार का जो पहले एक आक्रांत भय हुआ करता था ऐसे माफियाओं के विरुद्ध, वो शायद थोड़ा कम हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि अगर पुलिस प्रोटेक्शन गवाहों को पूरी तरह दिया जाएगा, उनको आश्वासन दिया जाएगा, उनको विश्वास में लिया जाएगा और वो गवाही दे गुजरेंगे, तो निश्चित रूप से सजा होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल तो इनके खिलाफ है ही। बस ये है कि अब एक लीगल इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण ये लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं। सैयद रजा हुसैन जी, आपने तो इतने लंबे समय तक पत्रकारिता की, आप मुझे ये बताएं, कभी आपको याद आता है कि किसी माफिया डॉन जिसकी तूती बोलती रही हो, उसने ये कहा हो कि मैं फला प्रदेश में नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पर जाने से डर लगता है? और अगर ये बात कही जा रही है तो अब इसके बाद आगे आपको नजर क्या आ रहा है? क्या अभी भी जो केसेस बचे हैं उसमें उम्मीद आपको बरकरार है कि हाँ उसको उसके किए की सजा मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद जाहिर सी बात है कि अपराधियों में जो हार्ड क्रिमिनल हैं उनमें ज़रा से दहशत है, और उनको ये लगता है कि कहीं हम उत्तर प्रदेश में अगर आ जाएंगे तो हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए कि हम जो है वो जान से धो दें, जान चली जाए मेरी। तो ये जो दहशत था, यही दहशत जो है उनको जो है इस मुख्तार अंसारी दुर्दांत अपराधी है उसको जो है पंजाब से उत्तर प्रदेश आने में दिक्कत हो रही थी। जाहिर सी बात है कि 50 से ऊपर उसके ऊपर मुकदमे हैं, और ये सही है कि कृष्णानंद राय वाले मुकदमे में जितने भी एविडेंस थे वो ज्यादातर होस्टाइल हो गए। अब जाहिर सी बात है जब एविडेंस होस्टाइल हो गए तो प्रॉपर एविडेंस जब कोर्ट को मिलेगी नहीं तो कोर्ट मुकदमा छूट जाएगा। यहां पर जिम्मेदारी पुलिस की सबसे ज्यादा बनती है कि अगर वो प्रॉपर केस कोर्ट में ले जा रहे हैं तो जो उनके एविडेंस जा रहे हैं उस एविडेंस को प्रॉपर तरीके से अदालत में उनका गवाही ठीक से दिलवाना उनकी जिम्मेदारी है। और यही होता है कि पुलिस जो है ठीक से गवाही जब नहीं दिलवा पाती है, एक तो उन गवाहों को संरक्षण भी चाहिए, क्योंकि अपराधी जो बड़ा अपराधी है वो स्वच्छंद है, उसके पास उसके नीचे बहुत से जो है छोटे छोटे अपराधी रहते हैं कि इशारा कर देता है, देखो जरा उसको देख लेना, तो देख लेना, मालूम हुआ वो जान से हाथ धो रहा है। तो ये जो एक माहौल यहाँ उत्तर प्रदेश में बना है, उस माहौल के आधार पे हमें लगता है गवाह भी अब चुस्त हो जाएंगे कि नहीं भाई हमारी भी सुरक्षा होगी, हमें सही गवाही देना है। और अगर अदालतों में सही गवाही होने लगे और सजा होने लगे तो मैं बताता हूं आयुष जी कि लोग जो है डरना शुरू कर देंगे
और मैं आपको एक बड़ी बात आयुष जी बताना चाहता हूं जी जी जी। कि जो हमारा मुस्लिम परिवार है उस परिवार में होता ये था कि जो लड़के उभरते हुए लड़के निकलते थे 20 साल 21 साल के, और जो भाई जाहिर सी बात है कि हमारे बिरादरी में एजुकेशन की कमी है, पढ़ाई शिक्षा कम लोग लेते हैं, कम पढ़ने जाते हैं, वो ज़्यादा छोटी मोटी दुकान पे सिलाई की, कढ़ाई की, टेलर मास्टर की दुकान पे बैठ के पंचर बना के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उसमें कुछ जो उभरते हुए लड़के थे वो वहाँ संरक्षण पाते थे और बाद में कहते थे मैं मुख्तार अंसारी का आदमी हूँ, समझे, मैं देख लूँगा तुम्हें। अब चाहे वो मुख्तार अंसारी उनको जानते हो चाहे ना जानते हो उसको, लेकिन वो बदमाशी करता था उनके नाम पर। मकसद ये है, मुख्तार अंसारी को जब इस सरकार ने घेरा और उनका जो नंबर 2 का कमाया हुआ चीज था उसको गिराया, उसको खत्म किया और उनको जेल में डाला। और फिर उसके बाद ये जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं, इन्होंने सोचा, भैया उनकी माओ ने कहा कि बेटा या तो पढ़ाई लिखाई करो और या दाल रोटी की अपनी व्यवस्था छोटी मोटी काम से करो, ये बदमाशी से कट्टा और गोली चलाने से काम नहीं चलेगा, चाकू चलाने से। तो ये एक जो मुसलमानों में सुधारात्मक दृष्टिकोण जो आ रहा है आयुष जी, मैं आपको बिल्कुल इंटरनल अंदर की खबर बता रहा हूं, ये जो सुधार आ रहा है, और सुधार का असर देखिए कि आईएस में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि वो अब अपराध की तरफ कोशिश नहीं कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो सरकार अपराध नहीं होने देगी, और सरकार हम जो अपराध करके जो इकट्ठा करेंगे अपना, चाहे बिल्डिंग है, चाहे मकान है, चाहे जमीन है, जायदाद को सरकार कुर करेगी, चाहे गिरवाएगी और उसके बाद जेल में जाएंगे। तो ये एक अच्छा मैसेज है। और मुख्तार अंसारी एक बहुत दुर्दांत अपराधी है, जाहिर सी बात है अगर उसके दिमाग में दहशत आ गई है, डर आ गई है कानून का, सरकार का, तो जो उसके छोटे छोटे जो गुर्गे हैं उनमें और ज्यादा दहशत पैदा होगी। भैया जब वो नहीं छोड़े जा रहे हैं तो हम किस ये बड़ी बात आप सैयद जी कह रहे हैं, सैयद रजा हुसैन जी, ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि जो मेन जो टारगेट होना चाहिए ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहां पर फोकस अब इस समय मौजूदा सरकार के अंदर दिख रहा है। शायद इसके आगे आने वाले समय में निश्चित एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रतिभान त्रिपाठी जी, एक रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा, क्योंकि आपने भी इन सारी चीजों को बड़े नजदीक से देख लिया, मुख्तार अंसारी के उस दौर को भी देख लिया और आज उस स्थिति को भी देख लिया जब मुख्तार अंसारी खुद ये कह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता हूं, जहां का वो माफिया, डॉन, सरगना, जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। परिस्थितियां क्या बदली हैं, और इसके अलावा अभी भी जो मुकदमे कायम है, चूंकि मुकदमों में ही उसकी अभी आगे पेशी और सुनवाई सब होनी है, तो क्या वो स्थितियां आपको सही दिशा में, या आपको लग रहा है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि किए की सजा मिलेगी? देखिए, जो मुख्तार अंसारी जैसा भस्मासुर पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश की धरती पर, जो भस्मासुर बनके खड़ा दिखाई पड़ रहा है, 50 मुकदमे हो गए, बहुत बड़ी बात है। ये राजनीति और प्रशासन तंत्र के गठजोड़ रूपी जो शिव है, जो शासन शिवत्व की कल्पना के लिए ज्यादा कल्याणकारी शासन होगा, उसने मुख्तार अंसारी जैसा भस्मासुर पैदा किया। सच तो यही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आई, इंडिया न्यूज पर इन सरकारों ने बाकायदा कभी समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी टिकट दिया, तो कभी बहुजन समाज पार्टी ने उसको मेहमान बना लिया। और उसके बाद जो रहा था, अभी हाल में आपने देखा पंजाब सरकार में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने भी प्रश्रय दिया। वोटों के खेल में मुसलमानों के आइकन के रूप में इसको स्पष्ट करते हुए जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने खेल खेला है, उसका उस कुनीति का, उस कुपंथ का नतीजा है मुख्तार अंसारी। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय त्राहिमाम बोल रहा है, ये दिखावटी है तात्कालिक रूप से, डर तो रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा रास्ता निकल आए, भविष्य में फिर हम खड़े हो जाएं। लेकिन मुझे ये लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस नीति पर चल रही, जिस रीति पर चल रही है, जो उनका तौर तरीका है, उससे अब ये नहीं लगता कि मुख्तार अंसारी को भविष्य में कोई निजात मिलने वाली है, कोई सुविधा मिलने वाली है। हाँ, अगर कोई बड़ी साजिश होगी, इससे केवल राजनीतिक लाभ लेने की कामना होगी, तो अंदर कोई होगी तो अलग बात है। लेकिन अभी तक जो योगी सरकार की नीति दिखाई पड़ रही है, उससे ये साफ है कि मुख्तार अंसारी को निश्चित रूप से उसके किए की सजा मिल सकती है। कोर्ट में अभी तक जो मुकदमे पेश किए जाते रहे, 45-50 मुकदमे ऐसे नहीं बन गए मुख्तार अंसारी के खिलाफ। बाकायदा पुलिस ने उसमें सहयोग किया, राजनीतिक दलों का सहयोग रहा, नहीं तो इतना बड़ा अपराधी नहीं हो सकता, इतना बड़ा माफिया नहीं होता जिसके दाऊद इब्राहिम से लिंक रहे हों, जिसके उत्तर प्रदेश भर में सूत्र फैले हों, नेपाल से जिसका रिश्ता रहा हो। तो ऐसे लोग जो बाकायदा किराए पर अपराधी शूटर सप्लाई करता रहा हो,
जिसने उसको शिवा राय को की हत्या कराई, भले छूट गए हो, लेकिन सच तो यही है कि हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ बताया गया था। अब गवाह जो है हॉस्टाइल हो गए, तो वो उस समय की पुलिस की का नतीजा था कि पुलिस ने कमजोर साक्ष्य प्रस्तुत किए। अगर पुलिस मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती तो निश्चित रूप से उसको सजा हो सकती, लेकिन पुलिस ने अपनी कमजोरी दिखाई, और अगर आगे भी पुलिस ऐसी कमजोरी दिखाएगी तो जरूरी नहीं कि मुख्तार अंसारी का जो अभी सिनेरियो दिख रहा है वही अंतर बना ये बात जो आप कह रहे हैं मैं इससे थोड़ा और समझता हूं लक्ष्मी नारायण जी से। लक्ष्मी नारायण जी, चूंकि आप तो बहुत लंबे समय तक उस पूरी सेवा के अंदर रहे और बहुत सारे ऐसे कुख्यात गैंगस्टर बदमाश जिनसे आपका भी पाला पड़ा होगा, मुख्तार अंसारी अगर कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई प्लानिंग हो या कोई रणनीति उसने ऐसी तैयार की हो कि उसको लग रहा हो कि उसका वो बेनिफिट ले सकता है? मेरा पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जो दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बार बार इस ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि अब यहां से पुलिस की भी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और पुलिस को भी इसमें बहुत सही तरीके से काम करना होगा, तभी मुख्तार अंसारी को उसको किए की सजा मिल सकती है। मैं चाह रहा हूं दोनों ही विषय पर आप जवाब दें, लक्ष्मी नारायण जी। बिल्कुल, आप दोनों पॉइंट हम बात करें। पहला पॉइंट ये है कि ये जो उसका भय है कि मेरे जान को खतरा है, तो ये बात सही है कि मैंने भी कई बार देखा है कि कई क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि जब वो कोई अपराध करने वाले होते हैं तो एक टेलीग्राम डलवा देते हैं कि मुझको फला थाने की फला जिले की पुलिस उठा ले गई। बिल्कुल झूठ होता है वो, लेकिन वो टेलीग्राम इसलिए डलवा लेते हैं कि यदि मैं उठा लिया जाऊं तो टेलीग्राम मेरे काम आ जाए। इसी प्रकार से ऐसे ही इस तरह के लोग जो होते हैं, हो सकता है रास्ते में दे में ट्राई टू एस्केप, कुछ ऐसा करना चाहें या कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहें कि इनको निकाल के ले जाएं, हटा ले जाएं, तो उसकी व्यवस्था ये कर सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं। ये लोग बहुत बड़े माफिया हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है, और इनके काफी बड़े लिंक होते हैं। तो इट इज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन चूंकि हैवी बंदोबस्त है पुलिस का, तो ऐसा कोई उम्मीद मैं करता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ होगा। एज दे विल सेफली रीच बांदा जेल, और बांदा जेल से आने के बाद अब पुलिस की भूमिका शुरू हो जाती है कि वो जो गवाह हैं उनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको जितना बढ़िया प्रोटेक्शन देंगे उतने ही बढ़िया वो गवाही देने में सक्षम हो पाएंगे, और जब गवाही दे देंगे तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय सजा दे देगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। एक फायदा जो इस पूरी कहानी का है वो ये भी है, जिस तरह से बड़ी इंडस्ट्री के बंद होने से आसपास की छोटी इंडस्ट्रीज भी सूख जाती हैं, उसी तरह से बड़े माफियाओं के नष्ट होने से जो आसपास फैलने वाले छोटे क्रिमिनल्स हैं ये भी ठंडे हो जाते हैं, और अपराध का ओवरऑल ग्राफ और अपराध की स्थिति बेटर होती है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सैयद रजा हुसैन जी, मुझे बताएं, चूंकि पॉलिटिकली अभी थोड़ा सा जिक्र हुआ, तो मैं अखिलेश यादव के एक स्टेटमेंट को देख रहा था, उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए मुख्तार का जो परिवार है वो इस बात को कह रहा है कि उनको कोर्ट पर भरोसा है लेकिन मौजूदा सरकार के ऊपर नहीं है। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया जब वो मांग रहा था कि उसको टिकट दे दें, वो समाजवादी पार्टी से लड़ना चाह रहा था। ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और खासतौर से पॉलिटिकली, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों की, इसके मायने इन सब के बीच में आपको क्या समझ में आ रहा है, और ये बयान क्यों दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से? इस तरह की बातें, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी, जाहिर सी बात है कि वो एमएलए भी रहे हैं और एमएलए हैं भी, और जाहिर से उनका जो है विधानसभा में एक वक्तव्य जब आया था तो मैं विधानसभा में मौजूद था। उसमें मुख्तार अंसारी ने बहुत बढ़ चढ़ के कहा कि हम तो भाई फ्रीडम फाइटर परिवार के हैं और हम ऐसे नहीं हैं वैसे नहीं हैं, बहुत बखान किया। लेकिन जो आदमी एमएलए होने के साथ साथ भी अगर जो क्राइम कर रहा है तो वो क्रिमिनल है, उसने अगर अपराध किया है तो वो क्रिमिनल है, इससे उसको हटाया नहीं जा सकता। अब इसमें एक बड़ी बात है, जो हामिद अंसारी साहब हमारे उपराष्ट्रपति थे, बताया जाता है कि उनके रिश्तेदार थे। हामिद अंसारी साहब का ये रोल होना चाहिए और बढ़ के आके उनको कहना चाहिए। अब पता नहीं पंजाब में वो मदद कर रहे थे कांग्रेस की लेवल से कि नहीं कर रहे थे, ये मैं अंदर की बात नहीं जानता, लेकिन रिश्तेदारी की बात बहुत चर्चा हुई है कि हामिद अंसारी साहब जो है वो मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों में से हैं। वो चचा लगते हैं, क्या लगते हैं वो तो बताएगा, लेकिन आई है चर्चा में बात। मुख्तार उनको हामिद अंसारी साहब को, हमारे उपराष्ट्रपति साहब को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि साहब ये मुख्तार अंसारी जो है रिश्तेदार मेरा जरूर है, लेकिन ये अपराधी है,
इसलिए मैं इसका साथ नहीं दूंगा। मैं आपको आधा सेकंड में बता दूं, जी। जनाबे आदम के जो पहले हमारे जो है वो प्रॉफिट थे, उनके 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। आप समझिए, काबिल ने जो है अपने भाई हाबिल का मर्डर किया था, यानी दुनिया का पहला मर्डर था ये। आदम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो फिर आदम ने कहा कि ये मेरा बेटा जो है ये है तो मुझसे, लेकिन शैतानी हरकत कर रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूं। तो हामिद अंसारी को ये रोल अदा करना चाहिए था कि ये क्रिमिनल है, ये अपराधी है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो उसका एक मैसेज जाता कि साहब जो अपराध करेगा, चाहे एमएलए हो चाहे बहुत पैसे वाला हो, उसका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। तो जो छोटे क्रिमिनल हैं, अभी लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब जो एक बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उस पर अगर अटैक होता है तो छोटी फैक्ट्रियां चूक जाती हैं। यही होता है, बड़ी फैक्ट्रियों के सहारे इंसिलियर चलती हैं, जो इंसिलियर छोटी छोटी इंसिलियर लगती हैं, और बड़ी फैक्ट्री अगर टूट जाती है तो इंसिलियर धीमे धीमे खत्म हो जाती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो कार्य कर रही है वो कानून की दृष्टि में काम कर रही है, और यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप बताइए, 2 साल से वो वहां पर था, 27 महीने से पंजाब में था आयुष जी। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सरकारी वकील बैठे हैं, अच्छा पैसा ले रहे हैं, इस मुकदमे के अंदर क्यों नहीं ठीक से पैरवी किए? जो मुकदमे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पैरवी करके सजा दिलवाते 27 महीने में। नहीं सैयद रजा हुसैन जी, इसलिए मैं बार बार, और मैंने चर्चा की शुरुआत ही केवल इस विषय से की कि देखिए अभी जो होना था वो तो हो गया सैयद रजा हुसैन जी, उसको लाना है उत्तर प्रदेश, आप ले आए, चलिए कोर्ट ने आदेश कर दिया। यहां आने के बाद आगे परिस्थितियां बदलेंगी क्या? क्योंकि ढाक के वही 3 पात ना रहे, इससे पहले भी तो मुख्तार जेल में रहा ना, इसी बांदा जेल के अंदर रहा, स्वास्थ्य का हवाला देता है, किसी और जेल शिफ्ट हो जाता और वहां से वो पंजाब चला जाता, पता भी नहीं चलता, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन सैयद रजा हुसैन जी मुझे ये बताएं, चूंकि जब इनको पॉलिटिकली बैकअप किया जा रहा है, सैयद जी मैं इसके दूसरे पक्ष पर आता हूं, जब पॉलिटिकली इनको बैकअप किया जा रहा है, चाहे आप कांग्रेस को आप हाल में जोड़ लें या पुराना इनका नाता जोड़ लें, आप समाजवादी पार्टी के समय से, चाहे मुलायम सिंह के ऊपर जो आरोप लगे, एक पूर्व अधिकारी की तरफ से जो बातें कही गई, क्या आज की डेट में भी आपको लग रहा है कि जो प्रश्रय है इन अपराधियों का, इन माफियाओं का राजनीतिक पार्टियों में, वो कम हुआ है, या अभी हम कह सकते हैं कि उसको होल्ड जैसी स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी कह दे कि वो माफियाओं को या अपराधियों को संरक्षण नहीं देती हैं? क्या ये परिस्थितियां बदली उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, ऐसा है, ये अभी हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति नहीं बदली है, क्योंकि जो चुनाव की स्टाइल है, जो एमएलए की गिनती गिनी जाती है सत्ता शासन पे बनने के लिए, तो वो जब गिनती पूरी होने होती है तो फिर वहां पर ये नहीं देखा जाता कि वो माफिया एमएलए है कि वो गैर माफिया एमएलए है। वहां गिनती पूरी होती है और फिर उस क्षेत्र का कौन एमएलए जीत सकता है वो देखा जाता है कि वो माफिया है कि गैर माफिया है। सैयद रजा जी, मैं आपको जरा रोक रहा हूं, इस बीच कुछ लाइव तस्वीरें आ रही, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए रात का समय हो गया है और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि हमने आखिरी आपको अपडेट दिखाई थी, गाजियाबाद से आगे निकल गया था, ग्रेटर नोएडा को क्रॉस कर लिया और उसके बाद अब ये आगे की ओर बढ़ता हुआ ये काफिला आपको साफ तौर पर दिख रहा है। ये मुख्तार अंसारी का काफिला है। आप देख सकते हैं कि आगे पीछे भारी सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम गाड़ियां हैं, पुलिस का पूरा स्कॉट आप इसमें देख सकते हैं, कुछ प्राइवेट नंबर की गाड़ियां भी इसको आपको इसके अंदर दिख रही होंगी, और सीधे तौर पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार को किस भारी सुरक्षा के बीच में अब बांदा तक लाया जा रहा है और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें चूंकि सीधी तस्वीरें हैं और हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी आप तक ये अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, अपराधियों का जो राजनीतिक प्रश्रय है, क्या उसमें बहुत कुछ आपको यहां पर परिवर्तन नजर आता है? और अगर मुख्तार अंसारी जैसा, जो कि अभी भी हम देखें तो एक चुना हुआ प्रतिनिधि तो है, जनप्रतिनिधि भी है, वो क्या वो चीजें बदली हैं, क्या वो परिस्थितियां बदली हैं? अगर हां तो फिर आगे इसमें आप क्या देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या हम उम्मीद करें कि होगा कुछ, और अगर नहीं तो फिर इसको बहुत ज्यादा क्या बहुत पॉजिटिव वे से देखा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी को ला तो रहे हैं लेकिन परिस्थितियां अगर वैसी हैं तो फिर बदला क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, अभी रजा रिजवी जी ने जिस बात को अधूरे पर छोड़ा मैं उसको पूरी करना चाह रहा हूँ। अभी वो हामिद अंसारी जी की बात करें तो हामिद अंसारी जी भारत के राष्ट्रपति रहे, इससे पहले उपराष्ट्रपति रहे और इससे पहले राजदूत रहे कई देशों में, और उनकी छवि बहुत अच्छी मानी जाती रही है। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति नहीं बनाए गए या उस पद से हटे, उनको भारत में डर लगने लगा, वो अलग भाषा बोलने लगे। यानी अगर वो राष्ट्रपति बना दिए जाते तो भारत उनके लिए अच्छा रहता, और राष्ट्रपति नहीं बनाए गए, उपराष्ट्रपति पद से ही हटा दिए गए, तो भारत उनको डर लगना, भारत में मुसलमानों को डर है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी एक ऐसा राष्ट्र से भी जो जिसने उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी
जैसे बड़े पद पर बैठ करके इस तरह की सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया हो, उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे? मुख्तार अंसारी के बारे में क्या सफाई देंगे? ये जाहिर है कि मुख्तार अंसारी उनके भतीजे हैं। और ऐसा भी आप थोड़ा पौराणिक काल में जाइए, ऋषि श्रेष्ठ पुलस्त का वंशज रावण अगर ऐसा निकला था तो उसमें क्या पुलस्त का वंशज रावण को श्रेष्ठ कहा जाए कि पुलस्त का वंशज है? अगर मुख्तार अंसारी के पूर्वज सेना में थे, देश सेवा कर रहे थे, उनके चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे, तो क्या ये माना जाए कि वो अच्छा ही होगा? अच्छा होता तो फिर इन लोगों को रोकना चाहिए था, ये लोग रोक नहीं पाए। पुलस्त ने भले अपने युग में रावण के लिए संदेशा भेजा हो कि नहीं तुम ऐसा मत करो, सीता को छोड़ दो, वापस दे दो, लेकिन हामिद अंसारी ने शायद एक बार भी जाहिरा तौर पर कभी भी मुख्तार अंसारी के लिए ये अपील नहीं की कि मुख्तार अंसारी तुम ऐसा अपराध मत करो। मुख्तार अंसारी के नाम से बचते रहिए, और इसी का नतीजा है कि इन्हीं हालात का फायदा उठाकर मुख्तार अंसारी इतना बड़ा बनता रह गया, उतना बड़ा बन गया और देश में के शीर्ष अपराधियों में गिना जाने लगा, शीर्ष माफियाओं में गिना जाने लगा। तो कैसे हालात बदले हुए की बात कर रहे हैं? बात ये शुरू थी कि अगर कृष्णानंद राय हत्याकांड में इसी मुख्तार अंसारी को सजा हो गई होती तो ये माना जाता कि सिस्टम मजबूत है, सिस्टम मजबूती से काम कर रहा है, वकीलों की लंबी फौज जो सरकार ने बना रखी है वो फौज अच्छा काम कर रही, मेहनत से काम कर रही है, और मुख्तार अंसारी को नतीजा सजा मिल गई। वो पुलिस जिसने तमाम साक्ष्य जुटाए, जिसने तमाम पर्चे काटे, जिसने तमाम गवाह पेश किए, वो सब कहाँ चला गया? इसका मतलब पुलिस भी लचर रही। तो जब सिस्टम और कमजोर हो जाएगा, न्यायालय में वकील अपनी दलील ठीक से पेश नहीं कर पाएंगे, जब उसके राजनीतिक लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग पक्ष में बयान देंगे प्रकारांतर से, अखिलेश यादव ने भले कुछ नहीं कहा लेकिन प्रकारांतर से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति की सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने प्रकारांतर से सहयोग किया ही मुख्तार अंसारी का। उत्तर पंजाब की सरकार जिस तरीके से पूरी ताकत लगाए हुए थी कि मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश जाने न पाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? अब ये ठीक है कि योगी सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाई है, लेकिन जिस रूप में उसको पेश किया जा रहा है कि वो ये नौबत आई क्यों, इस रूप में वो गया ही क्यों, वो भेजा ही क्यों गया, वो कौन से के हालात थे जिनकी वजह से भेजा गया, और फिर वहां वो मनमानी करने लगा तो फिर उसको यहाँ लाने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर के अभी भी बहुत स्थितियां साफ नहीं है। हाँ, राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टाएं चारों तरफ से हो रही हैं, उसमें सरकार। चलिए रतिमान जी, ये आपने ये जो बात कही ना कि अभी भी बहुत स्थितियां साफ नहीं, इस पर थोड़ा मैं और चर्चा करूंगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी देखिए बार बात घूम करके वहीं आती है पुलिस के ऊपर। चूंकि हम उसको प्रदेश के अंदर तो ले आ रहे हैं, लेकिन असली काम चूंकि आपने भी कहा कि जब वो बांदा जेल पहुंचेगा उसके बाद पुलिस की जो कार्यशैली है वहीं से ये सब निर्धारित होगा। वजह क्या रहती है? क्योंकि इसके पहले भी, और क्योंकि कृष्णानंद राय हत्याकांड ये तो एक बहुत जघन्यतम अपराध था और उसको लेकर के बहुत हम लोगों ने देखा कि जो राजनीतिक हो हंगामा था वो भी था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे प्रकरण से उसका छूट जाना, क्या पुलिस के अंदर या वो जो सिस्टम, जिस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, क्या उसके अंदर वो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, या शासन जो करवाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हमको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, वो चीजें, वो मैसेज सही तरीके से कन्वे हुआ है उस प्रशासन तक? ऐसी स्थितियां आपको दिख रही हैं? और अगर है तो क्या अभी भी चैलेंजेस आप देखते हैं कि पुलिस के सामने चुनौती भी बहुत बड़ी है? चुनौतियां तो आज भी उतनी ही है, क्योंकि जो जहां पर जो मूल चीजें हैं उस पर जब तक हम स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक ये चीजें होंगी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत दिनों के बाद केस का आना, देखिए बहुत बड़ा प्रकरण है, डिलेड जस्टिस की वजह से काफी दिक्कतें। तो एक बहुत दिनों के बाद जब सिस्टम में केस आता है तो गवाह को तोड़ा भी जा सकता है, डराया भी जा सकता है, धमकाया भी जा सकता है। जब तक अपराधी जेल में रहता है चार्ज से, उसी समय यदि केस ट्रायल पे आ जाए और गवाही हो जाए, कम से कम एक मेन गवाही हो जाए, तो उसके बाद चीजें हो सकती है, भले क्रॉस एग्जामिनेशन बाद। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसपे अभी पूरा तरह से तो हो नहीं पाया है, और इट रिक्वायर्स कि हम इसमें चेंजेस करेंगे और वो तो पार्लियामेंट ही कर सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू है, आप इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा कि हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो अपराधियों के बहुत ज्यादा फेवर है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो अपराधियों की तरफ, अपराधियों के जो विरुद्ध जो हमारे जो एडवोकेट खड़े होते हैं, वो प्रोसिक्यूशन तो लायक ही नहीं है। वो बेसिकली क्या है, पब्लिक के आदमी है।
डीजीसी काउंसिल हो जाते हैं या आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है काउंसिल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, ये बनाए जाते हैं और वो वही वकील होते हैं, वही उसी माफिया का केस लड़ चुके होते हैं और उसी के अगेंस्ट में अगर वो खड़े होंगे तो आप ये विश्वास रखिए पूरी तरह से नहीं बात कर पाएंगे। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत है कि ये जो हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ये पूरी तरह से सरकारी होना चाहिए। ये सरकारी ना होकर के ये सेमी गवर्नमेंटल हो गया है, क्योंकि पब्लिक के आदमी, पब्लिक के जो एडवोकेट होते हैं, यही इन माफियाओं के विरुद्ध प्रेजेंटेशन करते हैं। और आप ये विश्वास रखिए कि तब क्या कहें हम इस विषय पे कि वो तो उन्हीं के साथ जुड़े भी होते हैं, कभी नहीं भी जुड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तालमेल और ये घालमेल का मामला रहता है। इसको तोड़ने की जरूरत है। सरकारी कर्मचारी इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करावे तो ज्यादा सही है। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में भी परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी तरह से जब ये चीजें होंगी तो वो फिर ढंग से होंगी और बेटर होगी। सैयद रजा हुसैन जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अभी भी जो तमाम मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ हैं, अब अगर यहां पर आगे हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब यहां से शुरू होगा पुलिस का काम, तो वो जो तमाम गवाह या फिर वो जो उसके केस से संबंधित लोग हैं जो कि अब उसके अगेंस्ट में गवाही देने के लिए जाएंगे, या वो तमाम जो सबूत हैं, क्या वो सारी चीजें आपको लग रहा है कि इतनी सुधर चुकी हैं या वो उसको मैनेज कर पाएगा? पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हमारी ऐसी हो गई है कि उनको सही तरीके से कोर्ट तक या अदालत तक ले जा पाएगा? क्या वो स्थितियां, परिस्थितियां ग्राउंड पर आपको अभी नजर आ रही हैं? क्योंकि मुख्तार अंसारी का आ जाना ही सिर्फ काफी नहीं है, बात तो यह है कि उसके किए गए जो उसके कर्म है उसकी सजा भी उसको मिले। क्या वो परिस्थितियां पूरी तरह से आपको लग रही हैं? यहां पे चैलेंजेस हैं अभी? देखिए, ऐसा है कि सरकार में, अगर योगी सरकार में दंभ होता है, दंभ, तो फिर उसके नीचे के लोग उस दंभ के तहत काम करना शुरू कर देते हैं। अगर योगी जी इसमें बहुत सख्त हो जाएंगे कि साहब जो एविडेंस है वो एविडेंस प्रॉपर गुजरना चाहिए, गवाहियों की सुरक्षा होनी चाहिए, वकील साहबान अदालत में, सरकारी वकील साहबान अदालत में ठीक से मुकदमे की तैयारी करके जाएं, जो एविडेंस है उस एविडेंस को ठीक से वहां रखा जाए, तो गवाहों को अगर सुरक्षा ठीक से मिलेगी, वकील ठीक से पैरवी करेगा, तो आप समझिए कि 313 में जो क्रॉस ऑब्जेक्शन होता है, क्रॉस होता है, उस क्रॉस में ही मुकदमा आगे निकल जाएगा और सजा हो जाएगी। 313 के बयान में होता यह है कि वहां पर एविडेंस होस्टाइल हो जाते हैं यानी वो साफ कह देते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं साहब, हम तो उधर से गुजर रहे थे और हमारे कुछ कान में आवाजें नहीं आई, ना गोली चली ना पोली चली, हम जनबे नहीं किए साहब, हम तो उधर से जा ही नहीं रहते, हम तो घर पर गए थे आटा पिसाने के लिए। तो जब ऐसे बयान आ जाएंगे तो उसमें जज साहब क्या करेंगे कि साहब एविडेंस तो कह रहा है कि हमने देखा ही नहीं है। तो चाहिए कि एविडेंस, ऐसे एविडेंस आवे कि जो प्रॉपर एविडेंस अदालत में दे सकें। पुलिस के पॉकेट विटनेस होते हैं हर मुकदमे में, लक्ष्मी नारायण जी जानते होंगे, आईपीएस हैं, वो रहे हैं और देखा है उन्होंने। पुलिस के अपने पॉकेट एविडेंस होते हैं और वो पुलिस की है मजबूरी। मजबूरी पुलिस की इसलिए है कि जब कोई वाकया होता है तो आम जन गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। वाकये को कोई मर्डर हुआ तो अरे भैया हम कहाँ जाएं गवाही देने के लिए, हमें कहाँ पड़ा है। लेकिन अगर गवाहों को सुरक्षा मिलना ठीक से शुरू हो जाए तो हर आदमी गवाही देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। तो मजबूरन पुलिस को जो पॉकेट विटनेस हैं, दही वाला, पान की दुकान वाला, रक्शे वाला, नाव बनाने वाला जो उनके हैं, उन्हीं को अपना नाम लिख देते हैं कि साहब ये एविडेंस है, ये गवाही है। अब जाहिर सी बात है जब वो एविडेंस वहां जा रहा है तो एक पान वाले की क्या हिम्मत है कि एक शूटर के खिलाफ वो गवाही दे, उसको सड़क पे पान लगाना है। एक पंचर बनाने वाले जो एविडेंस है उसमें उसकी क्या हिम्मत है कि जाकर के वहां कहे नहीं साहब फलाना शूटर था और मैंने देखा मेरे सामने कृष्णानंद राय को जो है 500 गोली मारी गई है, क्यों कहेगा वो? तो दिक्कत यहाँ पर ये है और ये उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर सोचना चाहिए और मजबूती से इस पर कार्य करेंगे तो सजा होगी, और सजा होगी तो कोई अपराधी पनप नहीं पाएगा। रिद्धिमान त्रिपाठी जी, क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि सैयद रजा हुसैन जी ने तो बता दिया कि भाई देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर फोकस करना होगा और वो जो चीजें हैं वो शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं अब हुई तो फिर आगे भी वही ढाक के तीन पात रहने वाला है। चैलेंज बड़ा क्या देख रहे हैं रिद्धिमान त्रिपाठी जी आप? अब देखिए, तो कल से ही आप देख लीजिए, कल से जिस तरीके से
चीजें पेश की जा रही, जिस तरह से पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी राजनीति और पुलिस के गठजोड़ से इतना बड़ा अपराधी बन पाया, इतना बड़ा माफिया हुआ है, और ये राजनीतिक शरण में बड़ा हुआ पंथा अपराधी है। तो स्वाभाविक है कि पुलिस ने इसको प्रश्रय दिया। पुलिस अगर स्वतंत्र रूप से काम करती और मजबूत इरादे के साथ काम करती कि नहीं, हमें किसी नेता की गलत बात नहीं माननी है, भले ही हमें इस पद से हटा दिया जाए, तो फिर मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी नहीं बन पाता। लेकिन पुलिस ने अपनी मजबूत भूमिका नहीं निभाई, 100% यही सच है। पुलिस नेताओं की चेरी बनी रही, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए, मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी बन गया। नंबर 1। नंबर 2, अभी आप कल से ही देख लीजिए, पुलिस पर अविश्वास, ये बार बार इस बात को प्रचारित किया जाता है कि पूर्वांचल से जुड़ा हुआ कोई भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी इस मुख्तार अंसारी के उसमें लाने के लिए भेजा नहीं जा रहा है। कि पुलिस पर अविश्वास है कि कहीं वो लोग मुख्तार अंसारी को मुखबिरी न कर दें। यानी जो पुलिस अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए मुखबिर पालती है, उसको अपने ही साथियों से पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसी में जड़िए छिपे हुए हैं जो उस अपराधी की मदद करते रहे हैं। तो क्या माना जाएगा कि सिस्टम अभी कितना मजबूत हो चुका होगा पिछले 4 सालों में। ठीक है, योगी सरकार का इरादा मजबूत दिख रहा है। अब ये भी हो सकता है कि योगी सरकार भी इसमें कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहती हो, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो तौर तरीका है, वो अभी तक ये दिख रहा है कि नहीं, मुख्तार अंसारी को सजा दिलाना चाहते हैं। लेकिन रतिबान जी, मुझे लग रहा है कि एक माफिया डॉन को या कोई अपराधी को अगर किसी को उसकी सजा के अंजाम तक पहुंचाने से किसी राजनीतिक पार्टी को अगर उसका लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको मिल जाना चाहिए। आखिर तो यही जिम्मेदारी उनकी है अभी। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंचाए तो इन अपराधियों को उनके अंजाम तक। किसी अपराधी को अच्छे काम के लिए कोई अच्छी बात की जाती है तो वो भी अच्छी, भले वो राजनीति भी अच्छी है अगर अच्छे काम के लिए की जाए। मेरा और राजनीति का उद्देश्य भी यही है, अच्छे कार्य के लिए राजनीति का उद्देश्य होता है। लेकिन राजनीति का लबादा ओढ़कर जिस तरह से मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दमनीय अपराधी पैदा हुए, माफिया पैदा हुए, इनको क्या कहा जाए। ये राजनीति तो जीवत्व के लिए है, लेकिन ये रावण पैदा करती है, इसको क्या कहा जाएगा। पर मुझे लगता है कि योगी जी अगर मजबूत इरादे से काम कर रहे हैं तो निश्चय ही मुख्तार अंसारी सजा पाएगा। हाँ, सिस्टम साथ देगा तो ये सिस्टम जो पुलिस का सिस्टम है, अगर साथ देगा, ठीक से काम करेगा, मजबूती से काम करेगा, वकीलों की फौज जो है वो बेहतर काम करेगी, तो कोर्ट में अच्छे गवाह और मजबूत कागज पेश होंगे और कोर्ट तो गवाहों और कागजात के आधार पर फैसले देती है। अगर मजबूत फैसले उस समय प्रस्तुत किए गए होते तो कृष्णानंद राय की हत्याकांड में मुख्तार अंसारी बच नहीं सकता था, भले ही बच गया। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार का इरादा अच्छा दिख रहा है। अब ये आगे अगर इसी तरह से इरादा बना रहेगा कि और राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा नहीं होगी, तो बेहतर है कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे और मुख्तार अंसारी जो 50। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी, चूंकि मुझे ये बताएं लक्ष्मी नारायण जी, एक तो बार बार ये इस चर्चा के अंदर ये बात उठी कि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक प्रश्रय के साथ साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि पुलिस अधिकारियों की भी भूमिका उसके अंदर रही है। तो पहली बात तो यह है कि अभी जो बात अभी यहाँ पे रतिबान जी कह रहे थे कि देखिए भरोसा पुलिस के ऊपर ही नहीं, क्या पूर्वांचल का कोई अधिकारी नहीं जाएगा, ये क्या बड़ा चैलेंज होगा और ये विषम परिस्थितियां क्या अभी भी हैं। और दूसरा फिर वही बात है कि आगे जब गवाहों को या फिर आगे जब इन केसेस में हियरिंग्स शुरू होंगी तो फिर वहां पर क्या शासन की तरफ से ये इंश्योर कर लिया गया है कि अब उसको जो करना है वो प्रशासन के थ्रू वो करवाएगा और उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और मुझे रिजल्ट क्या चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी, नहीं बिल्कुल ठीक है। ये तो देखिए, ये तो एक जनरल ऑर्डर रहता ही है कि सारे केसेस हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सारे केसेस की जो है प्रोसिक्यूशन, जितने भी केसेस आते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है। इंपॉर्टेंट केसेस में इसकी स्वयं इस बात को मॉनिटर करते हैं गवाह गया कि नहीं गया। ये और इस केस में मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से संबंधित एसपी है जिस जिले में वो केस होगा उसमें वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि गवाह गया नहीं गया, गवाह की नहीं की, उसका प्रोटेक्शन का क्या हाल है, उसको पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वही दिक्कत वही इलाज में आती है कि 2-3 इश्यूज जो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, डिले वाला प्रकरण जो है
प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो है, जब सरकारी कर्मचारी इनके पास नहीं है, बल्कि पब्लिक के ही एडवोकेट्स हैं जो कि साथ में ही रहते हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी सी जो कमियां हैं उसको देखा जाना चाहिए। और ऐसे माफियाओं का केसेस हमेशा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलाए जाए, तो उससे थोड़ा सा त्वरित न्याय हो जाएगा और चीजें बेटर होगी। और डे टू डे हियरिंग पे, जैसे अब इसका मुख्तार अंसारी का मामला है, डे टू डे हियरिंग पे जो सारे केसेस ले आए जाएं, तो आप देखिए डेट में कईयों में सजा हो जाएगी। वो थोड़ा सा परिवर्तन तो करना पड़ेगा, चीजों को समझना। सैयद रजा हुसैन जी, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि योगी सरकार ने पूरी तैयारी कम से कम कर ली होगी, और खासतौर से स्पेसिफिकली मुख्तार अंसारी के केस में? तो चूंकि एक तो इसको लेकर के बहुत हम लोगों ने देखा कि एक तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इसको लेकर के चर्चाएं हैं, खूब स्टेटमेंट्स हैं, भरे पड़े हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि तैयारी कम से कम शासन के स्तर पर तो पूरी कर ली गई है और प्रशासन को भी यह मैसेज कन्वे करवा दिया गया है कि मुख्तार को हम ला तो रहे हैं, लेकिन इसके बाद की जो कार्रवाई है वो भी हमको इसी तरह से उतनी पुख्ता चाहिए? क्या यह तैयारी आपको लग रहा है कि कर ली गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? देखिए, आज मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी की है जिसमें जो है होम डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ लोग मौजूद थे और चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हिदायत दी है और वो हिदायत पर हमें लगता है कि लोग, होम के लोग जो है वो खरे उतरेंगे। मैं एक बात आपकी बड़ी बहस में एक बड़ी बात आज करना चाहता हूं जी। आपके बड़ी बहस में वो बड़ी बात ये है कि इस सरकार से पहले जो हमारी बिरादरी है वो बहुत उसमें मनबढ़ थे। मनबढ़ का मतलब है बड़े मनबढ़ होके काम करते थे, ये कर डालूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं, ये कर डालूंगा, ये हो जाएगा। तो मनबढ़ जो थे, इस सरकार के आने के बाद वो मनबढ़ कम हुआ है। मन उनका बढ़ा नहीं है, ये घटा है। मन उनका बढ़े पढ़ाई की तरफ तो अच्छा है, मन उनका बढ़े अपनी बहबूदी के लिए तो अच्छा है हमारी बिरादरी का, मन उनका बढ़े अपनी तरक्की के लिए तो अच्छा है, मन उनका बढ़े अपने व्यवसाय के लिए तो अच्छा है। लेकिन उनका जो मनबढ़ था इससे पहले, वो मनबढ़ इसलिए था अपराध करने के लिए, क्राइम करने के लिए वो मनबढ़ थे कि गाय काट लेंगे। क्यों भाई गाय काट लेंगे गांव के अंदर? आप अगर आप मुसलमान, ये मोहल्ला है, मुसलमान गांव है चारों तरफ, वहां गाय काट लेंगे। क्यों गाय काट लेंगे भाई? आप क्यों काटेंगे गाय? जब गाय माता है, गाय की इज्जत की जाती, तो क्यों ऐसा करते हैं? तो वो जो मनबढ़ है मुसलमानों का, इस सरकार ने कम किया है और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। मन बढ़ हो पढ़ाई की तरफ हो, मन बढ़ो एजुकेशन की तरफ हो, मन बढ़ो व्यवसाय की तरफ हो, मन बढ़ हो अपनी बहबूदी और तरक्की की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मुसलमानों का मन बढ़ क्राइम की तरफ हो रहा है तो ये गलत है और ये रुका है। और हमें लगता है कि ये दहशत मुसलमानों में आई है, नौजवानों में। ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छी सोच जा रही है। मैं कोई किसी का प्रवक्ता नहीं हूं किसी सरकार का, लेकिन जो समाज में देखता हूं वो एक पत्रकार होने के नाते आपके सामने रखना है। रिद्धिमान त्रिपाठी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, चूंकि एक तो चैलेंजेस जो हैं वो तो आपने बता दिए हैं, लेकिन बात फिर वही है कि मुख्तार अंसारी को लेकर के क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम योगी सरकार की तरफ से तो वो फाइनल प्लान बना लिया गया है कि हाँ, मुख्तार को उसको किए की सजा दिलानी है? एक तो इस पर सबकी निगाहें भी हैं और दूसरा यह है कि मुख्तार अंसारी को बहुत समय से कोशिश भी हो रही थी कि लाया जाए उत्तर प्रदेश। क्या वो प्लानिंग पूरी आपको नजर आ रही है कि हाँ, वो तैयार है कि हाँ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो केसेस हैं उसमें सही तरीके से पैरवी हो? अभी तक जिस तरह सरकार बिहेव कर रही, जो तरीका अपना रही, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है और होम डिपार्टमेंट के सारे वरिष्ठ अधिकारी जो मौजूद थे, तो स्वाभाविक है कि सरकार की तैयारी दिख रही है और सजा दिलाने के प्रति, अपराधियों का दमन करने के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता दिख तो रही है। और मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या इनसे जुड़े हुए लोग हों, किस तरीके से उनकी संपत्तियां अटैच की गई, कुर्क की गई, किस तरीके से उनके घर गिराए गए। हालांकि इसमें कुछ निरपराध निर्दोष लोगों को, वो सिस्टम का ही दोष था, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सिस्टम का ही दोष था कि कुछ ऐसे लोगों के भी घर गिर गए जो वाकई निर्दोष थे, जिनके घर नहीं गिरने चाहिए थे, लेकिन वो अपराधियों के लोगों ने ही ऐसा सिस्टम को पाठ पढ़ा दिया कि उनके अच्छे लोगों का भी नुकसान हुआ। लेकिन अधिकांश गलत लोगों के साथ सही हुआ है, यही होना चाहिए था। अगर यही पहले की सरकारें यही तरीका अपनाती तो शायद मुख्तार अंसारी इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी नहीं बन पाता। चलिए रिद्धिमान जी, आपकी इसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि मुख्तार अंसारी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर अब और आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब बांदा जब पहुंचेगा तो उसको बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या मुख्तार को उसके किए की सजा अब मिलेगी? आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।